रात का सन्नाटा कस्बे को अपने आगोश में ले चुका था। रमपुर, एक छोटा सा कस्बा जो गंगा के किनारे बसा था, अपनी शांत और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पुराना लोहे का पुल जो कस्बे को पास के जंगल से जोड़ता था, अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रहा था। उस पुल के नीचे गंगा की धारा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग कहते थे कि उस पुल के नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जो न तो जीवित है, न ही पूरी तरह मृत। सचिन, एक 25 साल का नौजवान जो हाल ही में दिल्ली से अपने गांव लौटा था, उस रात अपने दोस्त रवि के साथ बाइक पर निकला था। दोनों ने दिन में खूब मस्ती की थी और अब रात के 11 बजे वे नशे में धुत होकर घर लौट रहे थे। रवि ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी। सचिन, सुना है उस पुल के नीचे एक लाश आज भी सांस लेती है। रवि ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज में मजाक साफ झलक रहा था। अरे ये सब बकवास है, सचिन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी हिचक थी। कौन सी लाश सांस लेती है? ये तो बस गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। चल देखते हैं, रवि ने चुनौती भरे लहजे में कहा। उसने बाइक को मोड़ा और सीधे उस पुराने लोहे के पुल की ओर बढ़ गया। सचिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कई बार सुना था कि उस पुल के नीचे कुछ अजीब होता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे कई साल पहले उसी पुल पर मार दिया गया था। उसकी लाश को गंगा में बहा दिया गया, लेकिन कहते हैं कि वह लाश कभी पूरी तरह डूबी नहीं। वह आज भी पुल के नीचे पानी के ऊपर तैरती है और उसकी सांसें सुनाई देती हैं, धीमी, ठंडी और भयानक। जैसे ही बाइक पुल पर पहुंची, रवि ने उसे रोक दिया। दोनों उतरे और नीचे गंगा की ओर देखने लगे। अंधेरा इतना घना था कि पानी की सतह मुश्किल से दिख रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सचिन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। देख, कुछ नहीं है यहाँ, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा उत्साह नहीं था। तभी कहीं से एक हल्की सी आवाज आई, हिसस, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सचिन ने रवि की ओर देखा, जिसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। शायद हवा, रवि ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब, हिसस हिसस। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई पानी के अंदर से सांस ले रहा हो। सचिन ने अपनी टॉर्च निकाली और नीचे पानी की ओर रोशनी डाली। वहां कुछ था, एक आकृति पानी की सतह पर तैरती हुई। उसका चेहरा सफेद था, बाल लंबे और गीले, और आंखें आंखें खाली थीं, जैसे दो काले गड्ढे। ये क्या है? सचिन की आवाज कांप रही थी। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चल यहां से भाग। लेकिन इससे पहले कि वे बाइक तक पहुंच पाते, वह आकृति पानी से बाहर निकली। उसका शरीर आधा डूबा हुआ था, लेकिन वह हवा में तैर रही थी। उसकी सांसें अब और तेज हो गई थी, हिसस हिसस, जैसे कोई भूखा जानवर शिकार की तलाश में हो। सचिन और रवि किसी तरह अपनी बाइक पर सवार हुए और वहां से भाग निकले। लेकिन उस रात की घटना ने सचिन को अंदर तक हिला दिया। वह सो नहीं पाया। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखता, सफेद, ठंडा और उन खाली आंखों के साथ। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से इस बारे में बात करने का फैसला किया। बाबा रामदास गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी उम्र 80 के पार थी और लोग कहते थे कि उन्हें गांव के हर रहस्य का पता है। सचिन ने उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने चुपचाप सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुमने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। वह सुनैना थी। सुनैना? सचिन ने हैरानी से पूछा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। 25 साल पहले सुनैना इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह गंगा के किनारे कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे रघु ने उस पर बुरी नजर डाल दी। सुनैना ने उसका विरोध किया, लेकिन रघु ने उसकी एक न सुनी। एक रात उसने अपने गुंडों के साथ सुनैना को उस पुल पर घेर लिया। उन्होंने उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश को गंगा में फेंक दिया। सचिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन बाबा, लोग कहते हैं कि वह लाश आज भी सांस लेती है। बाबा ने गहरी नजरों से सचिन को देखा। हाँ, क्योंकि सुनैना की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा उस पुल के नीचे कैद है। वह हर रात वहां प्रकट होती है और जो भी उसका सामना करता है, वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन क्यों? सचिन ने पूछा। क्योंकि उसे न्याय चाहिए, बाबा ने कहा। रघु और उसके गुंडों ने उसे मार डाला, लेकिन कोई सजा नहीं मिली। गांव वालों ने डर के मारे चुप्पी साध ली।
सुनैना की आत्मा आज भी अपने हत्यारों को ढूंढ रही है। सचिन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह जानना चाहता था कि क्या सुनैना की आत्मा वाकई भटक रही है, और अगर हाँ तो क्या वह उसे शांति दिला सकता है। उसने रवि को अपने साथ चलने के लिए मनाया, लेकिन रवि डर के मारे मना करता रहा। आखिरकार सचिन ने अकेले ही उस पुल पर जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वह अपनी टॉर्च और एक छोटा सा ताबीज, जो बाबा ने उसे दिया था, लेकर पुल पर पहुंचा। गंगा की धारा आज और भी धीमी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ता हुआ मांस। सचिन ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वहां वही आकृति थी, सुनैना। उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सचिन को घूर रही हों। सुनैना, सचिन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी वह आकृति पानी से बाहर निकली और हवा में तैरते हुए सचिन की ओर बढ़ी। उसकी सांसें अब और तेज थीं, हिसस हिसस। सचिन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो बाबा ने उसे सिखाया था। लेकिन सुनैना रुकी नहीं। उसने सचिन के गले को पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि सचिन को लगा जैसे उसकी हड्डियां जम रही हों। न्याय, सुनैना की आवाज कानों में गूंजी। मुझे न्याय चाहिए। सचिन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कहा, बताओ, मैं क्या करूं। सुनैना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रघु, उसे ढूंढो, वह अभी भी जीवित है। सचिन ने अगले दिन गांव में रघु के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि रघु अब गांव में नहीं रहता। वह कई साल पहले शहर चला गया था और अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। सचिन ने उसका पता ढूंढा और दिल्ली रवाना हो गया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन सुनैना की आत्मा को शांति दिलाने का यही एक रास्ता था। दिल्ली में सचिन ने रघु के आलीशान बंगले का पता लगाया। रघु अब एक मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर अहंकार और क्रूरता साफ झलकती थी। सचिन ने उससे मिलने का बहाना बनाया और अपने एक पत्रकार दोस्त, अनिल, की मदद से रघु के अतीत के बारे में जानकारी जुटाई। अनिल ने बताया कि रघु का नाम कई आपराधिक मामलों में आया था, लेकिन उसके पास इतना पैसा और रसूख था कि वह हर बार बच निकलता था। सचिन को यकीन हो गया कि रघु ही सुनैना का हत्यारा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि रघु को सजा दिलाने के लिए सबूत चाहिए। सचिन ने एक रात फिर से उस पुल पर जाने का फैसला किया। इस बार वह रघु को भी अपने साथ ले गया। उसने रघु को बताया कि गांव में उसकी पुरानी जमीन को लेकर कुछ जरूरी बात करनी है। रघु, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, बिना किसी शक के सचिन के साथ चल दिया। पुल पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। सुनैना की आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी सांसें अब चीखों में बदल गई थीं। रघु ने उसे देखते ही चीख मार दी, नहीं, तू मर चुकी है, तू यहाँ नहीं हो सकती। सुनैना की आत्मा ने रघु को हवा में उठा लिया। तूने मुझे मारा, तूने मेरी जिंदगी छीनी। उसकी आवाज गंगा की लहरों में गूंज रही थी। सचिन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सुनैना की शक्ति के सामने वह बेबस था। उसने देखा कि सुनैना ने रघु को पानी में खींच लिया। रघु की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और फिर सन्नाटा छा गया। सुनैना की आकृति गायब हो गई और गंगा की धारा फिर से शांत हो गई। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रघु की लाश गंगा में मिली थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। सचिन को यकीन था कि सुनैना को आखिरकार न्याय मिल गया था। उस रात वह फिर से पुल पर गया। इस बार कोई सांस की आवाज नहीं थी, कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ गंगा की लहरें थीं जो शांति से बह रही थीं। लेकिन सचिन के कानों में अब भी एक फुसफुसाहट गूंजती थी, धन्यवाद। ये सुनैना की आवाज थी जो अब शांत हो चुकी थी। रामपुर में आज भी लोग उस पुल के नीचे जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि सुनैना की आत्मा अब शांत है, लेकिन उसकी सांसें कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं, शायद एक चेतावनी कि न्याय की राह कभी खाली नहीं जाती।